अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज के साथ मैं हूं फातिमा तौस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं दुश्मन खौफ फैलाने की कोशिश करेगा मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के हवाले से सियासी जमातों के रहनुमाओं से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा मुल्क में अमन को खराब करने की हर कोशिश का फैसला कुन और भरपूर जवाब दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पेशावर का दौरा किया। कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को मुल्क में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और फितना ख्वारिज के खिलाफ जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे सिक्योरिटी इदारों की मिसाली कामयाबियां कौम के लिए बायस फख्र है। अहम दहशतगर्द रहनुमाओं का खात्मा, उनके नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके ये पैगाम दिया गया है कि दहशतगर्दी की हमारे मुल्क में कोई जगह नहीं। ये जंग जारी रहेगी और हम इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दायर रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मुअख्खर हो गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का फैसला अडियाला जेल में सुनाना था। जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए कि वो अदालत में मौजूद हैं। बानी PTI को 2 बार पैगाम भेजा लेकिन वो नहीं आए और ना ही बुशरा बीबी या उनके वकला की तरफ से कोई पेश हुआ। बानी PTI की जानिब से कहा गया कि जब तक उनकी फैमिली या वकला में से कोई नहीं आ जाता तो वो कमरा अदालत में नहीं आएंगे। जज नासिर जावेद राना ने मजीद कहा कि वो 2 घंटे से कमरा अदालत में इंतजार कर रहे हैं लेकिन कोई नहीं आया। फैसला सुनाने के लिए मुल्जिमान को एक और मौका दे रहा हूं। अब केस का फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास का दिन और वक्त तब्दील। मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान तीसरा दौर 16 जनवरी को होगा। इन कैमरा इजलास दिन 11 बजे पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में होगा। इजलास की सदारत स्पीकर अयाज सादिक करेंगे। इजलास में PTI अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करेगी। मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान तीसरा दौर होगा। इन कैमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में होगा। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास का दिन और वक्त तब्दील। मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान तीसरा दौर 16 जनवरी को होगा। इन कैमरा इजलास दिन 11 बजे पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा है 26 नवंबर को कारकुनों की हलाकतों की तादाद पर PTI रहनुमा आपस में दस्तों गिरेबां हैं। जब कुरम में लाशें गिर रही थीं तो ये इस्लामाबाद पर धावा बोल रहे थे। इन्हें कोई शर्म नहीं, हया नहीं आती कि किस इदारे के बारे में बात कर रहे हैं। आज अपोजिशन लीडर ने 13 बंदों की अमवात का जिक्र किया। उन्होंने कहा किसी वजारत को लापता अफराद से मुतल्लिक कोई दरख्वास्त दी है। उमर अयूब ने एक भी लापता शख्स का नाम लिया। उमर अयूब किस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, किसके पोते हैं? किया काश 9 मई को किया होता और शहीदों की यादगारों को मस्मार किया होता। काश 26 नवंबर को भी सवाल का जवाब देना। तार साहब आप इतने सीनियर, देखें ये माइक खोलें। आखिरी बात जनाबे डिप्टी स्पीकर, जापान में जो जिन लोगों ने किया था वो काम भी साथ कर रहे थे। खाली से काम नहीं बनता, साथ काम भी करना पड़ता है। इन्होंने कोई दरखास्त दी है मिसिंग पर्संस के हवाले से, एक भी नाम उमर अयूब साहब ने लिया? उमर अयूब साहब किस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, किस दादे के पोते हैं कि रोज खड़े होके यहाँ पे मुनाफकत करते हैं, किरदार कुशी करते हैं, इदारों की बात करते हैं? शर्म आनी चाहिए। कुरम में लाशें क्यों गिरी? कुरम का अमन किसने खराब किया? ये इस्लामाबाद पे धावा बोल रहे थे जब कुरम में लाशें बिछी थीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखिर होना किसी डील का हिस्सा नहीं। फैसला मौखिर होने की वजह हम नहीं हैं, हमें नहीं पता जज इतनी जल्दी में कैसे चले गए। अलकादर ट्रस्ट का मकसद बानी PTI पर प्रेशर बनाना था। बानी PTI इनके प्रेशर में आने वाले नहीं। अगर इंसाफ होता तो आज बानी की रिहाई होती। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा यह तासुर दिया जा रहा है कि डील हो रही है मगर कोई डील नहीं हो रही। मुज़ाकरात का अमल जारी है। मुज़ाकरात का मकसद जमहूरियत और इंसाफ की बालादस्ती है। आज के दिन फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूँ हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार हो के इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है। ये खान साहब ने ना कोई बेनिफिट लिया है, न कोई सरकार को नुकसान हुआ है, न उस यूनिवर्सिटी के वो मालिक है, वो फकत एक ट्रस्टी है। ये केस
बिल्कुल बेहुदा बेसलेस केस है। हमारा मुज़ाकराती अमल जारी है। सुनने में ये आ रहा है कि 15 तारीख को तीसरी नशस्त होगी, लेकिन अगर कोई ये तासुर देना चाहता है कि इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर किया गया है तो बिल्कुल ये गलत है। हम कोई डील नहीं करेंगे। हम मुज़ाकरात इसलिए कर रहे हैं कि मुल्क में जमहूरियत हो, मुल्क में इंसाफ हो, मुल्क में इंसानी हुकूक जो हैं उनको बालादस्त किया जाए। मुज़ाकरात का मकसद और कुछ भी नहीं है। पीटीआई मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, मुज़ाकरात का ड्रामा खत्म किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, क्या इस तरह के माहौल में मुज़ाकरात हो सकते हैं? मुज़ाकरात की कामयाबी बानी पीटीआई का मकसद नहीं। बानी पीटीआई से किसी किस्म की डील नहीं हो रही। बानी पीटीआई खुद डील के बयानात दे रहे हैं। 20 दिन पहले कह रहे थे कि हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं। बानी पीटीआई से किसी किस्म की डील नहीं हो रही। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी जिस दिन बनी उसी रोज 2 मुतालबात बता दिए गए थे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम कहते हैं, हुकूमती कमेटी का मुतालबा था कि डिमांड तहरीरी तौर पर पेश करें। बानी पीटीआई ने तो कह दिया कि मुलाकात होती है या नहीं, मुतालबात तहरीरी दे दें। हमने हुकूमती कमेटी को कहा कि हमें बानी पीटीआई से मुलाकात करने दें। हुकूमती कमेटी एतराफ़ करती है कि बानी पीटीआई से मुलाकात में ताख़ीर हुई। राना सनाउल्लाह ने खुद कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिए बगैर मुज़ाकरात नहीं कर सकते। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी जिस दिन बनी उसी रोज 2 मुतालबात बता दिए गए थे। जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला नहीं हुआ। जुडिशल कमीशन बनाना मसले का हल नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई के मुतालबात पर इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद जवाब दिया जाएगा। बानी पीटीआई की अडियाला जेल से मुंतकिली अदालत की सवाबदीद पर है। राना सनाउल्लाह ने कहा, अगर बानी पीटीआई को सिक्योरिटी खदशात हैं तो अदालत से रिजू करें। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का मुज़ाकरात से ताल्लुक नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है, पाकिस्तान के शहरियों पर स्नाइपर से गोलियां चलाई गईं, तहकीकात होनी चाहिए। लोगों के नाखून निकाले गए, उन पर तशद्दुद हुआ। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उमर अयूब ने कहा कि हमारे मिसिंग पर्सन्स के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा। सिविलियन को क्यों मिलिट्री तहवील में रखा गया है? बरतानवी इदारे और एक कारोबारी शख्सियत के दरमियान का मामला है। इस मामले को कैसे बानी पीटीआई के साथ जोड़ा जा रहा है? बानी पीटीआई ने यूनिवर्सिटी बनाई, अस्पताल बनाया, उनकी किरदार कशी क्यों की जा रही है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि अगर मुंह पर हाथ फेर कर कहूं कि तुम्हारा हीटर उतारूंगी तो अवाम की खिदमत कैसे होगी? बहावलपुर में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोई पासबान किसी के बहकावे में आकर मुल्क पर हमला नहीं कर सकता, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तस्दीक नहीं कर सकता। आपकी रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बयानिए वो बनाते हैं जिन्होंने कोई काम ना किया हो। कोई माँ आपको ये नहीं कहेगी कि दिलों में नफरत पालो। मैं भी मुंह पे हाथ फेर के कहूँ कि मैं तुम्हारा एसी उतरवा दूंगी, तुम्हारा हीटर उतरवा दूंगी, तुम्हारा पंखा बंद करा दूंगी, तो फिर आपके गली और मोहल्लों की सफाई कौन कराए? कहा कि सिविल नाफरमानी कर दो और कहा IMF को कहा कि पाकिस्तान को पैसा ना देना। मैं तो ये कभी नहीं कर सकती। मैं तो माँ हूँ, मैं तो कभी अपने बच्चों को ये नहीं कह सकती कि बाहर निकलो और घेराव करो और जला दो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, बच्चों की अमवात पर सिंध के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई गई। पूरे मुल्क में बच्चों की शरह अमवात में नुमाया कमी आ रही है। सिंध हुकूमत बच्चों की सेहत के हवाले से इनकलाबी इकदाम कर रही है। पूरा पाकिस्तान में हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और साथ साथ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अभी भी ज्यादा है। सूबा सिंध के लिए, मगर सूबा पंजाब के लिए, सूबा बलोचिस्तान के लिए, सूबा पख्तूनख्वा के लिए, साबिक कबायली इलाकों के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के, आजाद कश्मीर के। सूबा सिंध ने बहुत से इंटरवेंशंस किए और खैरपुर में भी आपने चाइल्ड लाइफ इमरजेंसी के ये फैसिलिटी सिंध हुकूमत के साथ मिलकर खोला है। सूबा सिंध के हर तहसील में एक टेलीमेडिसिन सेंटर है, फैसिलिटी है। सरबराह जेजुआई मौलाना फजल रहमान ने कहा है, सियासत में फितना फसाद, नफरत और लड़ाइयाँ चल रही हैं। दुनिया में अमन और मईशत बहुत ज़रूरी है। 26वीं आने तरमीम में पहला हमला इंसानी हकूक पर किया गया। हमने 56 में से 34 शिकों पर हुकूमत को दस्तबरदार किया। 26वीं तरमीम पर हुकूमत के सिर्फ 22 शिकों पर ले आए। आइन में सूद के खात्मे के लिए शिक शामिल कराई।
پارٹیوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں، فلاں کسی مفاد کے لیے آیا ہے، کوئی قبول کرے گا یا نہیں، ہمیں جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ پھر سیاست جن لوگوں کے ہاتھ میں آئی، آج تک خون ریزی سے ہماری جانیں چھوٹ گئی، فتنہ و فساد، نفرتیں، لڑائیاں 26 فروری لے آئے آئین کے اندر۔ پہلے تو ہمیں وہ دکھا نہیں رہے تھے کہ اسے، پھر 2-3 دن کے بعد جب وہ مسودہ دکھایا تو وہ ایک کالا ناک تھا۔ سب سے پہلے حملہ جو اس میں ہوا تھا وہ انسانی حقوق کے شق پہ ہوا تھا، آئین کے آرٹیکل 8 پہ حملہ ہوا تھا۔ پی ٹی آئی سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈرز جاری، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے۔ سینیٹر اعجاز چودھری آج سینٹ کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ سینیٹر اعجاز چودھری آج سینٹ کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پی ٹی آئی سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈرز جاری کر دیے گئے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے۔ سینیٹر اعجاز چودھری آج سینٹ کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے ممبران کی ملاقات۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا، سپریم کورٹ کا ہر جج آزاد ہے، ججز کو بریکٹ نہیں کیا جانا چاہیے، تنقید ہونی چاہیے لیکن تعمیراتی تنقید ہو۔ سپریم کورٹ ایک ٹائٹینک ہے، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کی سمت کو تبدیل کر کے انصاف کی فراہمی بہتر کی جا سکتی ہے۔ میرے چیف جسٹس، پاکستان بننے کا فیصلہ اتنی جلدی میں ہوا کہ میں حلف برداری کا نیا سوٹ بھی نہیں خرید سکا۔ چیف جسٹس کا فیصلہ سرحد کے ساتھ ہوا کہ میں نے کچھ سوچا ہوا نہیں تھا۔ سپریم کورٹ میں ریفارمز کے حوالے سے بہت سے اقدامات اٹھائے جا چکے ہیں۔ ہائی کورٹ کی اتھارٹی کا بہت احترام ہے۔ ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہائی کورٹ کے ماتحت ہے۔ براہ راست ہائی کورٹ کی اتھارٹی یا ماتحت عدلیہ میں مداخلت نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں آرٹیکل 6 کا تذکرہ۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا کہ عدلیہ مارشل لا کی توثیق کرتی رہی، کیا غیر آئینی اقدام پر ججز بھی آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتے ہیں؟ دوران سماعت ججز کا کہنا تھا کہ آرمی ایکٹ میں موجود تمام جرائم کا اطلاق فوجی افسران پر ہی ہوگا۔ ججز کی جانب سے ملٹری کورٹ میں ہونے والے فیصلوں کا ریکارڈ مانگنے پر وکیل وزارت دفاع خواجہ حارث نے کہا کہ تمام مقدمات کا نہیں، صرف ایک کیس کا فیصلہ دکھا سکتے ہیں۔ کیس کی مزید سماعت منگل کی صبح تک ملتوی کر دی گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی۔ کے آغاز پر جسٹس امین الدین خان نے وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث سے کہا کہ کون سے مقدمات فوجی عدالتوں کو منتقل ہوئے اور کیوں ہوئے، اس نقطے تک رہ کر مختصر دلائل دیں۔ خواجہ حارث نے کہا کہ سپریم کورٹ نے آرمی ایکٹ کی سیکشن 59(4) کو کالعدم قرار دیا ہے۔ سویلینز کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے سیکشن D31 کے تحت آتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ سیکشن D31 تو فوجیوں کو فرائض کی انجام دہی سے روکنے پر اکسانے سے متعلق ہے، جس پر خواجہ حارث نے کہا کہ فوجی عدالتوں کو آئین نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اس پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ نماز سے دور رہنے کا حکم ہے لیکن نشے کی حالت میں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ آئین تو بہت سے ٹریبونلز کی بھی توثیق کرتا ہے، دیکھنا صرف یہ ہے کہ کون سے کیسز کہاں اور کیسے سنے جا سکتے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کیا سویلینز کا ملٹری ٹرائل کورٹ مارشل کہلاتا ہے؟ خواجہ حارث نے بتایا کہ ملٹری کورٹس میں کورٹ مارشل ہی ہوتا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ اگر کوئی آرمی آفیسر آئین کو معطل کرتا ہے تو کیا آرمی ایکٹ میں آئین معطل کرنے کی سزا ہے؟ اس پر خواجہ حارث بولے آئین کے آرٹیکل 6 میں آئین کو معطل کرنے کی سزا ہے، ایکٹ میں حلف کی خلاف ورزی کی سزا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ عدلیہ مارشل لا کی توثیق کرتی رہی، کیا غیر آئینی اقدام پر ججز بھی آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتے ہیں؟ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس میں کہا کہ پرویز مشرف کیس میں ججز کے نام لیے گئے تھے، سنگین غداری ٹرائل میں بعد ازاں ججز کے نام نکال دیے گئے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا آرٹیکل 6 تمام قوانین سے بالاتر اور سب پر لاگو ہے، آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق فوجی عدالت میں کیوں نہیں مل سکتے؟ خواجہ حارث نے عدالت کو بتایا کہ فوجی عدالتوں میں بھی ملزمان کو حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کیا ہم فوجی عدالتوں کے حالیہ فیصلوں کا جائزہ لے سکتے ہیں؟ جسٹس امین الدین خان نے کہا اگر ضرورت ہوئی تو عدالت آپ سے ریکارڈ مانگ لے گی۔ جسٹس علی مظہر نے کہا کہ بینچ سربراہ سے معذرت کے ساتھ لیکن جائزہ لینا ضروری ہے۔ اس پر خواجہ حارث نے بتایا تمام مقدمات تو نہیں، ایک کیس کا ریکارڈ دکھا سکتے ہیں، عدالت شواہد کا میرٹ پر جائزہ نہیں لے سکتی۔
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपनी तकरीर का आगाज़ किया तो PTI अरकान ने ऊ की आवाज़ में एहतजाज शुरू कर दिया। PTI अरकान ने ऊ की आवाज़ में एहतजाज करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर दिया। पंजाब असम्बली के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs ने इमरान खान की रिहाई के बैनर्स उठाकर शिरकत की है और बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए नाराबाजी भी की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने आपको बताएं यहाँ पर कि बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए नाराबाजी भी की गई। मैं कोई ना सुन सकता हूँ, आपने इजाजत दी है, आउट ऑफ दी वे इजाजत दी है उनको, और क्या हो रहा है। लोअर कुरम में कबाल के 2 मोर्चे मिसमार कर दिए गए। खारकली और बारिश खैर में फरीकैन का एक बंकर मिसमार कर दिया गया। गनशिप हेलीकॉप्टर्स के इलाके में परवाजें जारी। पुलिस और फोर्सेस के दस्ते सुबह से लोअर कुरम में मौजूद। DC कुरम ने बंकर्स को इतवार के रोज मिसमार करने का फैसला किया था। एक फरीक की जानिब से बंकर्स की मिसमारी की मुखालफत की गई, जिसके बाद बंकर्स की मिसमारी रोक दी गई थी। आज बंकर्स की मिसमारी का अमल शुरू कर दिया। लोअर कुरम में कबाल के 2 मोर्चे मिसमार कर दिए गए। आज बंकर्स की मिसमारी का अमल शुरू कर दिया गया। खारकली और बालिश खैल में फरीकैन का एक बंकर मिसमार कर दिया गया। वेस्ट लंदन में शरीफा इब्राहिम फाउंडेशन की जानिब से सालाना तकरीब का एहतमाम। 2 साल के मुकम्मल होने पर लंदन के मकामी रेस्टोरेंट में चैरिटी डिनर का इनेकाद किया गया। होम ऑफिस मिनिस्टर MP सीमा मल्होत्रा और मेयर ऑफ हेंसलो केरन स्मिथ, मेयर ऑफ ब्रांड तारिक डार समेत अहम शख्सियात की शिरकत। मज़ीद तफसीलात साजिद अजीज की इस रिपोर्ट में देखिए। इब्राहिम फाउंडेशन की जानिब से सालाना तकरीब से खिताब करते हुए मेयर ऑफ हेंसलो कैरन स्मिथ ने कहा कि हमारी बारों में बच्चों को मुफ्त तालीम देना यकीनन बहुत अहम कदम है और बैरिस्टर रियाज गुल इस पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। MP सीमा मल्होत्रा ने भी शरीफा इब्राहिम फाउंडेशन को अहम कदम करार देते हुए कहा कि इससे मुस्तहिक तलबा को बेहतर तालीमी मौके मिलेंगे। तकरीब में हौसलो काउंसिल की मेयर केरन स्मिथ, साबिक मेयर अफजाल कियानी, शफीक रहमान, काउंसलर डिप्टी मेयर मलिक शकील अकरम, मुश्ताक लाशारी, नदीप देवल, डॉक्टर गुलाम मुर्तजा, मेयर ऑफ दी ब्रांड तारिक डार, काउंसलर शाहिद यूनिस समेत इलाके की अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने तालिब इल्मों को असनाद दी और शरीफा इब्राहिम फाउंडेशन की जानिब से बच्चों को मुफ्त तालीमी मुआवनत के लिए पहले साल की तकमील पर मुबारकबाद दी और ऐसी तामीरी तकरीबात को सराहा। तकरीब में शरीफा इब्राहिम फाउंडेशन के चेयरमैन बैरिस्टर रियाज गुल ने शुरका को बताया कि 2 साल के दौरान बहुत फासला तय कर लिया है और इस इवेंट में बड़ी तादाद में लोगों की आमद से हमारे एतमाद में इजाफा हुआ। उनकी तंजीम की जानिब से हौसलो बारों में मुकीम ऐसे वालिदैन तक बिला तफरीक रंगो नस्ल और मजहब पहुँचने की हमावक्त कोशिश है जिनके बच्चों को ट्यूशन समेत दीगर तालीमी मसाइल में मुआवनत की जरूरत है ताकि इन बच्चों को बरतानवी मुआशरत का फेल रुकन बनाने में मदद मिल सके। इस मौका पर हाजरीन ने तंजीम के असातिज़ा की अनथक मेहनत और बच्चों की तालीमी सरगर्मियों में दिलचस्पी को सराहा और ऐसे फलाही कामों की तारीफ की जिनकी मदद से बरतानवी मुआशरे में नई नस्ल को रोशन रास्तों पर गामजन किया जा सकता है। साजिद अजीज, ABN न्यूज, लंदन। बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में शदीद बर्फबारी के बाद 1 हफ्ते बाद स्कूल खुल गए, लेकिन मामूलाती जिंदगी पूरी तरह बहाल न हो सकी। इस वक्त ब्रेडफोर्ड से नुमाइंदा ABN न्यूज काजी कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद इस हवाले से उनसे तफसीलात जानते हैं। जी काजी कामरान, बताइएगा अभी वहाँ की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में आज 1 हफ्ते के बाद स्कूल तो खुल गए, लेकिन बच्चों को स्कूल आने और जाने में सख्त मुश्किलात का सामना रहा। जो मार्केटें हैं, होटल हैं, टेक वे हैं, वो खुल तो जरूर रहे हैं लेकिन गाहक ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से मालिकान जो है वो सख्त परेशान है। दूसरी तरफ यहाँ के जो मकामी MPs हैं, लोग जो हैं वो कौंसल पर शदीद तनकीद कर रहे हैं कि 1 हफ्ता गुजरने के बावजूद गली और मोहल्लों से बर्फ न हटाना कौंसल की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है, जिस पर कौंसल ने अपना मौकफ देते हुए कहा है कि कौंसल का अमला 24 घंटे काम करने में मसरूफ है, लेकिन शदीद बर्फबारी से टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड सतह तक नीचे गिर चुका था, जिसकी वजह से अमले को काम करने में मुश्किलात का सामना था। लेकिन इसके बावजूद उनका अमला जो है कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द बर्फ हटाई जाए ताकि लोगों के लिए आसानी फराहम कर सकें और जो जिंदगी है वो मामूल पर आ सके। जी आगे बढ़े। चिनार सुपर लीग सीजन 7 का मेला सजने को तैयार, खिलाड़ी और शायकीन पुरजोश। सुपर लीग की ट्रॉफी 10,300 किलोमीटर के सफर पर रवाना। दुबई से श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद और नई दिल्ली समेत मुख्तलिफ शहरों से गुजरेगी। ये सफर सिर्फ सरहदों के पार नहीं बल्कि अमन और यकजहती का पैगाम है। दुबई से अरशद मलिक की ये रिपोर्ट।
चिनार सुपर लीग 7, 8, 9 फरवरी को शारजा में खेली जाएगी। बानी चेयरमैन चिनार सुपर लीग राजा असद खालिद ने कहा कि चिनार सुपर लीग सिर्फ एक खेल का प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक तहरीक है अमन व यकजहती की। इस तरह से हमारे जितने भी आर पार के भाई कश्मीरी भाई हैं उनको भी एक दूसरे के साथ खेलने का मौका मिले। मेरी गुजारिश है तमाम कश्मीरी और पाकिस्तानी और तमाम स्पोर्ट्स लवर से कि वो इस सीज़न को कामयाब करने के लिए 7, 8, 9 फरवरी को बताया क्रिकेट जो ग्राउंड्स है आज शिरकत करके इसको कामयाब करें। तो इनकी टीम भी खेल रही है, तो ये सारी सूरत-ए-हाल है हमारी चिनार सुपर लीग के हवाले से। क्लाइमेट के हवाले से हम बड़ी अच्छी इनिशिएटिव लिया है। मैं समझता हूँ आप मीडिया का तावन से ये सारा काम होगा। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलके ये एक T10 लीग या 2020 लीग भी जल्द शुरू करेंगे इंशाल्लाह। चिनार सुपर लीग के 7वें सीजन के लिए ऑफिशियल गाना भी आइंदा लॉन्च इवेंट में जारी किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ अरशद मलिक, ABN न्यूज़, दुबई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ इजहार यकजहती के लिए बरतानिया के शहर लोटन में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। बरतानिया भर से ओवरसीज कश्मीरी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने अवामी हुकूक की तहरीक और जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुतालबात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। उसमें जो लोग उस तहरीक को चला रहे हैं हम उनकी सपोर्ट करें और उनके साथ सिंपथाइज करें और उनकी हर तरीके से मदद करें। देखें इस वक्त कश्मीर जो है जिस तरह की तहरीक कश्मीरियों ने कश्मीर में चलाई है वो मुझ जैसे कश्मीरी जो बाहर बैठे हुए थे, फेंस के बाहर बैठे हुए थे, जो ना उम्मीद हो चुके थे, हमें एक नई उम्मीद मिली है। ये वो सफर है जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ ओवरसीज ने शफील्ड से जनाब आशिक हुसैन फरदोसी साहब के साथ उनका पहला प्रोग्राम शफील्ड में हुआ, वहाँ से शुरू हुआ और ये कड़ी से कड़ी मिलती गई बर्मिंघम और फिर आज हम अल्हम्दुलिल्लाह लंदन के गले तक पहुंच चुके हैं। मुकर्रीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि अवाम के मुतालबात बुनियादी इंसानी हुकूक से मुताल्लिक हैं, उनके हल के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अगर अवामी हुकूक की तहरीक पर किसी का जुल्म या इंतकामी कार्रवाई की कोशिश की गई तो ओवरसीज में बसने वाले कश्मीरी उसके खिलाफ भरपूर आवाज उठाएंगे। ओवरसीज कश्मीरी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक की जदोजहद में उनके शाना बशाना खड़े हैं। हम हुकूमत वक्त को ये बावर कराना चाहते हैं कि अगर अवामी हकूक की इस जदोजहद में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ या आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ कोई कदगन लगाने की कोशिश की गई तो बरतानवी कश्मीरी और बिलखसूस ओवरसीज कश्मीरी जो है वो इसके खिलाफ शदीद एहतजाज करेंगे। ओवरसीज कश्मीरियों ने कहा है कि वो जॉइंट एक्शन कमेटी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दरीना मुतालबे को अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया।